नमस्कार, हरियाणा विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा के दौरे पर हैं। पहले दिन जेपी नड्डा ने पंचकुला में बीजेपी सांसदों और विधायकों के साथ बैठक की। इस बैठक में सीएम मनोहर लाल और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ मौजूद रहे। तो ये बैठक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस बैठक में जेपी नड्डा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद रहे हैं। राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा इस बैठक में शामिल हुए। बीजेपी के सांसद, विधायक और बीजेपी के दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल रहे। तो ये तस्वीरें आप देखिए, बीजेपी का महामंथन इस बैठक में हुआ है। फीडबैक जेपी नड्डा ने लिया है। इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कैथल में बीजेपी के अमृतकाल संकल्प रैली को संबोधित किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अंबाला में पन्ना प्रमुखों की बैठक के बाद कैथल में रैली में पहुंचे। मंच पर सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत किया। इस दौरान रैली को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से शौचालय की बात कही थी तो कांग्रेस ने खिल्ली उड़ाई थी। कहा था कि लाल किले से प्रधानमंत्री शौचालय बनाने की बात करते हैं। महिला सम्मान जुड़ा है इन चीजों से। हरियाणा आज 100% ओडीएफ हो गया। उन्होंने कहा कि हरियाणा किसानों, जवानों, खिलाड़ियों और पहलवानों की भूमि है। साथ ही कहा, हरियाणा भारत की रक्षा करने वाली पवित्र भूमि है। हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी कह रहे थे कि हरियाणा वीरों की भूमि है। मैं उनके साथ बिल्कुल सहमत हूं। हरियाणा किसानों की भूमि भी है, जवानों की भूमि भी है, खिलाड़ियों की भूमि भी है, पहलवानों की भूमि भी है और भारत की संस्कृति की रक्षा करने वाली पवित्र भूमि है। तो वह हरियाणा है, उसको मैं नमन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मनोहर लाल जी के द्वारा किए गए कार्यों के माध्यम से राजनीति की, देश की और प्रदेश की राजनीतिक संस्कृति बदल दी है। इस बात को सबसे पहले समझना चाहिए। मित्रों, विकास की दृष्टि से अगर हम बात करें, आज 2023 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली मिलेट्स ईयर बनाने वाला है। मोटा अनाज, यानी जिस बात को भारत बोलता था पहले से कि हमारे स्वास्थ्य के लिए मोटा अनाज जरूरी है, बाजरा जरूरी है, बाकी हमारे लिए जरूरी है, तो उस समय लोग हंसा करते थे। लेकिन इसी बात को जब हमने दुनिया के मंच में कहा तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित कर दिया है और इसको समर्थन देने वाले 72 देशों ने भारत का साथ दिया है। यह भी हमको समझना है। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात करें, आज हम प्रतिदिन 37 किलोमीटर प्रतिदिन नेशनल हाईवे बना रहे हैं, 37 किलोमीटर। यही यूपीए की सरकार में 4 से 5 किलोमीटर बनती थी और यही आज 37 किलोमीटर बन रही है। यही आज 9.5 किलोमीटर रेलवे लाइन बन रही है प्रतिदिन और उसी तरीके से 220 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। 220 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। बदल रहा है भारत। विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है। जो काम मोदी जी ने किसानों के लिए किया है वो कोई आज तक नहीं कर पाया है। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। बताइए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मोदी जी ने दी कि नहीं दी? 11.5 करोड़ लोगों को 11 किस्तों में 2-2 हजार रुपए दिया कि नहीं दिया? 1,37,000 करोड़ रुपए लोगों के खाते में पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए? और इसके बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। रुपया का 15 पैसा नहीं पहुंचता, रुपया का रुपया पहुंचता है और पूरा पहुंचता है। इसको भी याद करना है। प्रधानमंत्री जी विक्रांत को, जनता को, देश को समर्पित कर रहे हैं। पहला इंडिजिनस वॉरशिप होगा जो धरती पर, समुद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसको आज लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारा निर्यात
जो 1,500 करोड़ का था, आज वो 8,400 करोड़ रुपए का हो गया है। यानी भारत अब दुनिया को आम सप्लाई कर रहा है। हमको ओलंपिक्स में 7 मेडल्स मिले, पैरा ओलंपिक्स में हमको 19 मेडल्स मिले। मैं संदीप सिंह जी से बात कर रहा था, अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुई और कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम में हुआ इंग्लैंड में, वहां 22 गोल्ड मेडल मिले। मैं ठीक बोल रहा हूं? 22 गोल्ड मेडल मिले और भारत का झंडा और राष्ट्रगान 22 बार झंडा ऊपर गया और 22 बार राष्ट्रगान हुआ। बर्मिंघम की धरती इंग्लैंड में हुआ। वहीं जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ की, क्या कुछ कहा उनकी सराहना में, सुनिए सर। हरियाणा किसानों की भूमि भी है, जवानों की भूमि भी है, खिलाड़ियों की भूमि भी है, पहलवानों की भूमि भी है और भारत की संस्कृति की रक्षा करने वाली पवित्र भूमि है, तो वह हरियाणा है, उसको मैं नमन करता हूं। और जब मैं खिलाड़ी की बात करूं और हरियाणा का नाम न लूं तो शायद मैं अन्याय करूंगा। ओलंपिक्स का मतलब हरियाणा, पैरा ओलंपिक्स का मतलब हरियाणा, कॉमनवेल्थ गेम्स का मतलब है तो हरियाणा। हरियाणा के लोग, और जिस तरीके से मनोहर लाल जी ने स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया है, जिस तरीके से बच्चों के बीच में खेलो इंडिया के कार्यक्रम को चलाया है, जिस तरीके से संदीप सिंह जी ने रुचि ली है, संदीप सिंह जी के द्वारा लिए गए रास्ते और जो योजनाएं हैं, अब उसको देश भी अपने अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर उसको फॉलो कर रहे हैं। इसको भी हमको समझना है, इसको भी हमको जानना है। हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हरियाणा में इस वक्त 36,000 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा का निवेश हो रहा है। ये आज हरियाणा का जगह बनती है, जो आज निवेश की जगह बन रही है। दुनिया यहाँ निवेश करने आ रही है। ये बदलता हरियाणा है मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, उसको भी हमको समझना है। कैथल में बीजेपी के अमृतकाल संकल्प रैली को सीएम मनोहर लाल ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार पीएम मोदी के बताए मार्गदर्शन पर चल रही है। उन्होंने कहा कि गरीबों का उत्थान और युवाओं को रोजगार सुनिश्चित कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। जैसा हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार सन 2014 में बनी और फिर 2019 में हमने हरियाणा में जो पिछले 5 साल के कार्यकाल के अंदर काम किए और साथ ही हमको आशीर्वाद प्राप्त है अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर से भी हमको समय समय पर जो मार्गदर्शन मिलता रहा। हमने दूसरी बार 2019 में अपनी सरकार बनाई। तो भाइयों बहनों, काम की बातें तो कितनी ही बताई जा सकती हैं, लेकिन आज तो जो कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने आए हैं, मैं तो इतना ही बता सकता हूं कि हमें लोगों के जीवन में सरलता कैसे लाई जाए, हरियाणा की छवि कैसे बदले, क्योंकि बहुत विशेष प्रकार की छवि हरियाणा की 2014 से पहले थी, उसका उल्लेख करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस छवि को बदलने में, और ये प्रेरणा भी हमको अपने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मिली कि हमारा हर युवा को रोजगार उसको मिलना चाहिए। हर आदमी सरकारी नौकरी में नहीं जा सकता, लेकिन उसको कुछ हुनर सिखाने की आवश्यकता है, चाहे वो महिला है, पुरुष है, छात्र है, छात्रा है, आगे बढ़कर के आजीविका को कमाने के लिए कैसे आगे बढ़े। इस रोजगार के लिए हमने उद्योगों में भी काम किया, और मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि पिछले 8 साल में 6 लाख से ऊपर लोगों को और प्राइवेट रोजगार फैक्ट्रियों में, कारपोरेट में ये मिला है। और हाँ, भ्रष्टाचार अब लोग जो पकड़े जा रहे हैं, तो ये जो ब्लेम लगता है कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया, हमारा कहना है कि पिछले सरकारों के समय भ्रष्टाचार को उजागर ही नहीं होने देते थे। हम आगे बढ़कर के भ्रष्टाचारी को पकड़ते हैं, चाहे वो पिछली सरकारों में समय किया हो और चाहे इस सरकार में। भ्रष्टाचार सारा खत्म हो गया, ऐसा मेरा कोई दावा नहीं है, लेकिन हमारे ध्यान में आते ही पकड़ के सलाखों के पीछे डालना, उसके खिलाफ जांच बैठाना, ये हमारा काम है। चाहे वो कोई कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई समाज का कोई बड़ा आदमी हो, क्योंकि ये गुण जो है सब मिलकर के करते हैं जिनके स्वार्थ होते हैं। उधर गृह मंत्री अनिल विज ने हरियाणा कांग्रेस की फूट पर बोला और कहा कि हुड्डा और गुलाम नबी आजाद की मुलाकात पर
उन्होंने कहा कि हुड्डा अगर आजाद से मिले तो कोई आश्चर्य नहीं, अच्छी सोच वाले लोग कांग्रेस से पीछा छुड़ा रहे हैं। वैसे तो ये इनकी अपनी पार्टी का मामला है और कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे टूटती जा रही है। अब इसमें हमें तो कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुलाम नबी आज़ाद से मिले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वो भी अपना रास्ता अलग बना सकते हैं। हरियाणा में तो है ही है, सभी जगह पर कांग्रेस की आज यही स्थिति है। आप रोज़ देख रहे हैं कि कहीं ना कोई छोड़ के जा रहा है। इसलिए कांग्रेस जो ठीक सोच वाले लोग हैं वो अब इसे पीछे छुड़ाना चाहते हैं। दिल्ली में कांग्रेस की महंगाई पर हल्ला बोल रैली पर विज ने कहा कि विपक्ष का काम मुद्दा उठाना है। विपक्ष का काम है मुद्दों को उठाना, उससे हमें कोई एतराज़ नहीं है। मुद्दे उठाएं, हम अपने ढंग से उनको सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और कर रहे हैं। तो इसलिए अगर वो कोई अपना पार्टी का प्रोग्राम चलाते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। रेवाड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव ने कहा कि सामूहिक रूप से लड़ा जाएगा 2024 विधानसभा चुनाव। हालांकि हुड्डा की आजाद से मुलाकात पर उन्होंने चुप्पी साधी, कहा कि गुलाम नबी आजाद को पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। तो रेवाड़ी में कैप्टन अजय यादव ने बड़ा बयान दिया है। अलग अलग नेताओं की अलग अलग जिम्मेदारी है और 2024 के चुनाव को लेकर भी उन्होंने अपना बयान दिया। गुलाम नबी आजाद से हुड्डा की मुलाकात पर उन्होंने कहा कि किस संदर्भ में ये मुलाकात हुई कह नहीं सकते हैं। सामूहिक रूप से 2024 के चुनाव को लड़ने की बात अजय यादव की ओर से कही गई है। मुख्यमंत्री का फैसला ये पार्टी हाईकमान तय करेगा, ये भी उनकी ओर से कहा गया, बयान दिया गया। तो 2024 पर बोले कैप्टन अजय यादव, साथ ही हुड्डा से गुलाम नबी आजाद से हुड्डा की मुलाकात पर भी कैप्टन अजय यादव ने बयान दिया है। तो अलग अलग नेताओं की जिम्मेदारियों को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। साथ ही कहा कि किस संदर्भ में किस विषय पर मुलाकात हुई है, क्या कुछ बातचीत गुलाम नबी आजाद से हुई है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। 2024 का विधानसभा चुनाव सामूहिक रूप से लड़ा जाएगा, कांग्रेस हाईकमान मुख्यमंत्री का फैसला करेगा, ये उन्होंने कहा। और कहा कि अलग अलग नेताओं की जो जिम्मेदारियां हैं वो भी अलग अलग हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैप्टन अजय यादव ने अपने बयान में कई सारी बातों का जिक्र किया है। 2024 विधानसभा चुनाव को लेकर, मुख्यमंत्री के फैसले को लेकर, गुलाम नबी आजाद से हुड्डा की मुलाकात को लेकर, इन तमाम मुद्दों पर वो बयान देते हुए नजर आए। सुनिए क्या कुछ कहा। नहीं, ऐसा है कि इस बात का जवाब भूपेंद्र सिंह हुड्डा देंगे। वो क्यों मिले उनसे, मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? मुझे क्या पता वो किस बारे में मिलने गए थे, मुझे तो बताया नहीं, इसलिए मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया कर देना नहीं चाहता। अगर कार्रवाई करनी है तो वो सिर्फ वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं वो, और ना मैं उस कमेटी में हूँ जो अनुशासन समिति की समिति में हूँ मैं। ये तो एक तरीके से ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है। 27% आरक्षण मंडल कमीशन ने दिया है, इसमें हरियाणा के अंदर 16% आरक्षण बनता है BC-A का और 11% बनता है BC-B का। तो ये तो पिछड़ा वर्ग विरोध। तो आपने सुना कैप्टन अजय यादव ये कहते हुए नजर आए कि किस संदर्भ में मुलाकात हुई या बातचीत हुई गुलाम नबी आजाद से हुड्डा की, इस बारे में वो नहीं कह सकते हैं क्योंकि उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनसे इस विषय पर, यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से इस विषय पर उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है। जो कुमारी सैलजा की ओर से आपत्ति जताई गई या फिर सवाल उठाए गए गुलाम नबी आजाद से हुड्डा की मुलाकात को लेकर, उस पर भी उन्होंने कहा कि वो चाहें तो कार्रवाई आगे करें।
तो इन तमाम बातों पर अपना बयान कैप्टन अजय यादव की ओर से दिया गया है। तो हमने आपको सुनाया कैप्टन अजय यादव ने जो कहा 24 के चुनाव को लेकर, आजाद से हुड्डा की मुलाकात को लेकर, मुख्यमंत्री के फैसले को लेकर, कुमारी सैलजा के आपत्ति को लेकर, तो इन तमाम मुद्दों पर कैप्टन अजय यादव ने अपना बयान दिया है। सोनाली फोगाट की 3 डायरी से नए राज खुल सकते हैं। लगातार तीसरे दिन गोवा पुलिस ने हिसार में जांच की। सोनाली के संत नगर आवास में जांच की गई। इस दौरान स्थानीय लोगों को भी शामिल किया गया। सोनाली के भाई ने कहा कि सीएम मनोहर लाल से दोबारा मुलाकात करेंगे। गोवा पुलिस ने सोनाली की अलमारी, बेडरूम आदि सामान की तलाशी ली और सोनाली के पासवर्ड प्रोटेक्ट लॉकर को खोलने का प्रयास भी किया। लॉकर के न खुलने पर गोवा पुलिस ने उसको सील कर दिया। वहीं सोनाली के अलमारी से गोवा पुलिस को 3 डायरियां भी मिली हैं, जिसको गोवा पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। इन डायरी में सोनाली और सुधीर से जुड़े कुछ अहम खुलासे हो सकते हैं। गोवा पुलिस के इंस्पेक्टर डेनिन डेस्पोटा ने यह बताया है कि हमारी जांच जारी है और गवाहों और परिवार के लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, गवाहों के स्टेटमेंट भी ले रहे हैं। बैंकों में भेजे आप? बैंकों में हम लोग गए, जैसा जैसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में इंफॉर्मेशन आता है वैसे वैसे हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ठीक है। पुलिस जांच को लेकर सोनाली के भाई वतन ढाका ने कहा कि गोवा पुलिस की एक टीम यहां जांच कर रही है, वहीं दूसरी टीम सुधीर से पूछताछ कर रही है। सीबीआई जांच को लेकर हम शनिवार को मुख्यमंत्री से दोबारा मिलेंगे। ये कह रहे हैं भी हमारी अलग अलग टीम बनी हुई है। एक यहाँ भेजी हरियाणा में जांच के लिए, जो उससे पूछताछ कर रही है वो अलग टीम है। तो हमारा काम है यहाँ की जांच करना, तो ये जांच कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री से मिलने जाना है? हाँ, कब जाएंगे क्या? कल शाम तक। कोई सुप्रीम कोर्ट में भी आपने सीबीआई के लिए पेटिशन लगाई है? हाँ, हमारे रिलेटिव उन्होंने डाली है। सोनाली का लॉकर सील करने के लिए गवाह के तौर पर बुलाए गए पड़ोसी नरेश कुमार ने बताया कि जो 3 डायरी गोवा पुलिस ने अपने साथ ली हैं, उनमें से कुछ 2019 की हैं और कुछ में नंबर के साथ कई सूचनाएं दर्ज हैं। पुराने नंबर, फोन नंबर लिखे हुए, बाकी कुछ भी नहीं है। मैं बहुत सालों से इन्हीं की दुकानों पे किराए पे हूँ। हाँ, कोई ऐसी बात तो दुकान के कोई कागज भी देखे हैं जो दुकानदारों को भी बुलाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा, सिर्फ विटनेस के तौर पे जी। अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि सोनाली की डायरी में क्या है। अगर गोवा पुलिस को डायरी से कुछ मिलता है तो जांच नई दिशा में भी की जा सकती है। अनूप कुंडू, इंडिया न्यूज, हरियाणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत नेवी को सौंपते हुए आज नजर आए और साथ ही उन्होंने नए ध्वज का अनावरण भी किया। पीएम ने कहा कि इस पर पहले गुलामी का प्रतीक था, जिसे हमने अब हटा दिया है। नौसेना का ये ध्वज शिवाजी को समर्पित है। एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने वाले इंजीनियर्स की तारीफ पीएम ने की और कहा कि इस शिप में जितने केबल और वायर हैं वो कोच्चि से काशी तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने कहा कि INS विक्रांत सिर्फ वॉरशिप नहीं, समंदर में तैरता शहर है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। INS विक्रांत पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर जो आज पीएम मोदी ने समर्पित कर दिया। 20,000 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। आज यहां केरला के समुद्री तट पर भारत का हर भारतवासी एक नए भविष्य के सूर्योदय का साक्षी बन रहा है। INS विक्रांत पर हो रहा ये आयोजन विश्व क्षितिज पर भारत के
बुलंद होते हौसलों की हुंकार है। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आज भारत विश्व के उन देशों में शामिल हो गया है जो स्वदेशी तकनीक से इतने विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करता है। आज आईएनएस विक्रांत ने देश को एक नए विश्वास से भर दिया है। देश में एक नया भरोसा पैदा कर दिया है। आज विक्रांत को देखकर समंदर की ये लहरें आह्वान कर रही है, अमर्त्य वीर पुत्र हो, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्य पुण्य पंथ है। तो ग्राफिक के जरिए समझिए क्या है आईएनएस विक्रांत। इसकी खासियत 30 विमानों की संचालन क्षमता इसके अंदर है। तैनाती मिग 29 के लड़ाकू विमान, इसके साथ ही हेलीकॉप्टर कामोव 3, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर MH-60R। ये क्यों खास है ये हम आपको बता रहे हैं। ALH LCA, इसके साथ ही 32 बराक 8 मिसाइलें, अभी तक आपने अस्पताल में मरीजों को रोता हुआ देखा होगा, लेकिन अगर डॉक्टर रो रहा है तो सवाल उठते हैं। सिविल अस्पताल में फिजिशियन रोने लगा क्योंकि उसे बैठने की जगह नहीं मिल रही है। देखिए रिपोर्ट। कमरा खोज लिया, कूलर तक नहीं है बैठने के लिए। देखो आप कैसे रो रहे हैं, इतने दांत पात फैला रखा है यहाँ के डॉक्टरों ने। इसके सारे के साथ आज तक कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन देखो इसके साथ क्या कह रहा है। देखिए इस तस्वीर को। ये फिजिशियन डॉक्टर धर्मेंद्र हैं, जो सामान्य अस्पताल में तैनात हैं और फूट कर रो रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें अस्पताल में बैठने की जगह नहीं मिल रही है। ऐसे में वो मरीजों को कैसे देखेंगे। कमरा खोज लिया, कूलर तक नहीं है बैठने के लिए। देखो आप कैसे रो रहे हैं। डॉक्टर के रोने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। डॉक्टर से जब बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से मना कर दिया। कमरा खोज लिया, कूलर तक नहीं है बैठने के लिए। देखो आप कैसे। मामले को लेकर जब अस्पताल के पीएमओ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर धर्मेंद्र ने पहले ऑपरेशन थिएटर में जाकर वहां के स्टाफ और डॉक्टरों से बदतमीजी की, उनके साथ अभद्रता की, जिसकी शिकायत आरएमओ ने दी है। ये वीडियो 31 अगस्त का है। आज ही डॉक्टर धर्मेंद्र के खिलाफ संज्ञान में आया है कि उन्होंने 31 तारीख को ऑपरेशन थिएटर में जाकर सिक्योरिटी गार्ड के साथ, स्टाफों के साथ और डॉक्टर मनीष के साथ भी काफ़ी अभद्र व्यवहार किया है, गाली गलौज की है। इसकी इंक्वायरी बढ़ा दी गई है, जो रिपोर्ट होगी बाद में आपको बता दी जाएगी, या इसके जिसके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई होगी उसके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई कर दी जाएगी। मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया, लेकिन इस प्रकार से डॉक्टर के रोने से कई सवाल उठे। बहरहाल अब देखना ये होगा कि कमेटी की जांच कब तक पूरी होती है। भिवानी से रवि की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। सिविल हॉस्पिटल में ड्यूटी लगी हुई है। हरियाणा विशेष में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। फिलहाल रुकने ब्रेक के लिए आप बने रहिए।